महाभारत का यह पवित्र श्लोक परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। हर युग में होते हैं ऐसे महापुरुष जो सज्जन पुरुषों के त्रास को, दुख को, कष्ट को हरने के लिए अवतरित होते हैं। विनाशाय च दुष्कृतां, जिनके माध्यम से सृष्टि पर फैला हुआ कुकृत, दुष्कृत और अहंकार का वातावरण नष्ट किया जाता है, उन्हीं के माध्यम से धर्म की स्थापना होती है। ऐसे हर युग में होते हैं। संभवामि युगे युगे, यह श्लोक गुरुदेव का एक अपने आप में विशेष प्रिय श्लोक रहा है। आप जो देख रहे हैं जी मैं लाइक ऐसे थे लास्ट टाइम हो नहीं रही कैसे कर रहा था ऐसे मैंने नहीं हो रहा था। मैंने भी सीखा था, मैं बता रही हूँ, मुझसे नहीं हो रहा था, सीखा मैंने भी। हकीकत में इस श्लोक का सहारा लेकर के परित्राणाय साधूनां आचार्य भगवंत हमेशा कहते थे, इस भारत की वसुंधरा में जो ये पूरे विश्व का आचार्य है, इस वसुंधरा में दो बड़े महात्मा, एक प्रभु श्री राम, दूसरे संत। और गुरुवर उस पर भी वो संवाद हमेशा याद दिलाते थे कि जब ऋषि और मुनि जंगलों में रहते थे और जंगलों में जब राक्षसी उपद्रव होते थे, उनके याज्ञिक अनुष्ठान को नष्ट करने के लिए राक्षस मांस फेंक देते थे, रक्त डाल देते थे, यज्ञ भूमि को दूषित कर देते थे। उस वक्त ऋषियों ने महाराज दशरथ के पास जाकर के राम की याचना करी। कहा कि जब हम याज्ञिक अनुष्ठान करते हैं, धर्म की क्रियाएं करते हैं, जब हम हमारे यहाँ की माँ बहनें माला फेरती है, प्रभु का स्मरण करती है, ध्यान करती है, उस वक्त ये राक्षस उपद्रव करते हैं। उन उपद्रवी राक्षसों को शांत करने के लिए हमें आपके पुत्र की आवश्यकता है। महाराज दशरथ पहले भयभीत हुए, पुत्र मोह में उनको क्षोभ हुआ, लेकिन ऋषियों के संवाद को सुनकर के महाराज दशरथ ने जब प्रभु श्री राम को ऋषियों की रक्षा करने के लिए वन में भेजा, तो राम सिर्फ अपने भारत तक सीमित नहीं रहे, उन्होंने भारत से हट करके लंका तक जा करके शत्रुओं का नाश किया। आचार्य भगवंत का एक महाकाव्य का नाम है। दादा गुरु ज्ञान सागर जी महाराज श्री ने उस वीरोदय काव्य को लिखा है। और जब मैंने पहली बार, चूंकि गुरुवर के प्रवचनों में, उद्बोधनों में मैंने सैकड़ों बार सुनी इस बात को कि साधु कोई माला फेरता है तो उस फेरी हुई माला का 6वां हिस्सा सेना को मिलता है। वो सीमाओं पर खड़ा हुआ जो सैनिक, जिसके कारण यहाँ पर साधु संत धर्म ध्यान करते हैं, हर माला का 6वां हिस्सा उसके खाते में जाता है।
गुरुदेव ने कितनी बार कहा कि वो देश की रक्षा करते हुए जो हिंसा इत्यादि होती है, उस हिंसा से वो पाप मुक्त रहते हैं। वो भी एक साधु है, वो भी एक साधना में जीवन जीते हैं। तो फिर जब वो भी साधु हैं, वो साधना में जीवन जीते हैं, गुरुदेव ने बोला कि रूप बदल करके कई तरह के साधु होते हैं। तब मुझे लगा कि ये सैनिक सम्मान समारोह होना चाहिए। और पहली बार मैंने जब खजुराहो में 3 वर्ष पहले प्रयास किया, गुरुवर से आशीर्वाद मांगा, गुरुवर से मैंने इसका नाम मांगा, तो गुरुदेव ने दादा गुरु ज्ञान सागर जी महाराज जी के महाकाव्य के ऊपर वीरोदय नाम मुझे प्रेषित किया। और उसी प्रवाह में आज फिर अपन एक बहुत बड़ा कार्यक्रम इंदौर में देख रहे हैं। जैसे ही हमने महाराज जी से सुना इसके बारे में कि आचार्य जी ने इसका कि अपनी सीमा पे जो सैनिक लोग देश की रक्षा कर रहे हैं, उन वीर सेनानियों का अपनी समाज के द्वारा उनको प्रोत्साहन और सम्मान मिलना चाहिए। इसके लिए अपने मुनिराज के मंच पे एक उनका बड़ा सम्मान बहुत अच्छे तरीके से प्रतिष्ठा, समाज में प्रतिष्ठा के लिए और उनको सम्मान देने की, ताकि वो अपनी देश की रक्षा तो कर रहे हैं, उसमें समाज भी उनका प्रोत्साहन देकर उनको आगे बढ़ाए। तो उसको सुन के हमको और पूरी समाज को बहुत अच्छा लगा। कहते हैं कि सैनिक और साधु दोनों एक दूसरे को पूरा करते हैं। जब सैनिक अपना काम अच्छे से करेंगे तो हमारा ध्यान सामाजिक स्वास्थ्य अच्छे से होगा। तो हमेशा सैनिकों को महत्व देते हैं, उनकी ऐसा चिंतन है, उसमें हमारा सही हो जाए, उनकी चिंतन हो जाए। संत और देश की सीमा पर प्रहरी एक राष्ट्र प्रहरी के रूप में है, एक देश के प्रहरी धर्म के समाज के प्रहरी हैं। दोनों का संगम जब होता है तो देश एक नई दिशा की ओर बढ़ता है, नई दिशा मिलती है, समाज भी उसमें विकासोन्मुखी होता है और राष्ट्र का सारे विश्व में एक नाम अजर और अमर होता है। हम लोग 26/11 की अगर हम बात करते हैं तो मेरे हस्बैंड हम लोग सब मानेसर में थे 51 यूनिवर्सिटी में, और एकदम से रात को 11 बजे 26 तारीख को एक साइलेंस सा बजा बहुत तेज, मतलब हाँ मुंबई जाने के लिए उनका ऑर्डर आया। और उस दिन मेरे हस्बैंड थोड़ा फैमिली क्वार्टर में जल्दी आ गए थे। वैसे हस्बैंड लोग मतलब स्पेशल फोर्स वाले हैं तो उनको टाइम नहीं मिलता, पहले से तैयारी चलती है ना थोड़ा बहुत। हाँ, कहीं हो जाए अलर्ट हो जाते हैं, कहीं भी आपको जाना पड़ेगा। खाना वाना खा के अपना सब लोग सो गए थे, क्योंकि हम लोगों को ब्रॉल कॉल होता है हस्बैंड लोगों का, तो वैसे ही हम लोगों का भी सुबह की तैयारी करनी होती है कि सुबह बच्चों का स्कूल है, हस्बैंड को इतने बजे जाना है, ये सब कुछ। तो सब लोग सो गए। उसके बाद फ़ोन आ गया अचानक कि सर आपको जाना आना है और अभी। तो मैंने कहा ठीक है, वो मेरे हस्बैंड ने कहा ठीक है। वो उन्होंने सामान तो हमेशा पैकिंग रहता था क्योंकि ऑपरेशन उन लोगों के होते रहते थे। तो उन्होंने मेरे को बोला बीनू मैं जाके आता हूँ, देखता हूँ करके। वो चले गए रात को 26 तारीख की रात 11 बजे चले गए। फिर मुझे कोई पता नहीं, क्योंकि जब कोई भी ऑपरेशन में करते तो हस्बैंड लोग नहीं बताते, और हमें इतना भी पता नहीं था कि इतना बड़ा मतलब ऑपरेशन बॉम्बे में चल रहा है। वो लोग चले गए और 26 को भी, जब 26 को वो चले गए तो 27 को भी उनका कोई फ़ोन या मैसेज या कॉल नहीं आया।
तो मेरा ये था कि मैं अगर हस्बैंड बताएंगे तो ठीक है, नहीं बताएंगे तो मैं तब तक उनका वेट करूँगी, क्योंकि वो मुझे कहते थे अगर मैं जिंदा आया तो तुम्हारे पास आऊँगा और अगर तिरंगे में आया तो भी तुम्हारे पास आऊँगा। तो इस वजह से एक सम्मान उनके लिए समझो या अपना मान सम्मान स्वाभिमान या अपनी मर्यादा समझो, तो मैं किसी को नहीं पूछती थी कि आप आगे या मेरे हस्बैंड नहीं आए। तो वो बोलते थे नहीं पूछना, क्योंकि सबका अपना अपना काम होता है। 28 को जब सुबह उनका ताज होटल में ऑपरेशन करने के बाद नरीमन हाउस जब वो आ रहे थे तो उनको 5 सेकंड का उनको टाइम मिला, उन्होंने मेरे को फ़ोन किया। मैं बच्चे छोड़ने गई थी, फिर उनका फ़ोन आया उन्होंने बोला कि बच्चे स्कूल छोड़ने गई थी, मतलब बस स्टॉप तक ही गए थे। तो मैंने कहा हाँ। मैंने कहा आप कहाँ हो, कैसे हो? बोला मैं ठीक हूँ, अपना और बच्चों का ध्यान रखना और हम लोग ठीक है। बोला जहाँ भी है ठीक है। फिर कहने लगे कि हम बॉम्बे में हैं और अभी हम लोग नरीमन हाउस ताज में ऑपरेशन करके आए हैं, नरीमन हाउस में ऑपरेशन की जा रही। तो मैं उनको पूछ रही थी ऑपरेशन तो वो बहुत किए उन्होंने, कारगिल की लड़ाई लड़ी, नागालैंड की लड़ाई लड़ी और जम्मू कश्मीर में बहुत ऑपरेशन हैं, बहुत सारे ऑपरेशन किए हैं। लेकिन पता नहीं उस दिन मुझे भी थोड़ा सा घबराहट सी होने लगी। मैंने कहा आप ऑपरेशन लड़ रहे, आप आई कार्ड घर में ही है, आपका पर्स घर में है। तो बोलने लगे मैं शॉपिंग के लिए नहीं आया हूँ, मैं ऑपरेशन करने आया हूँ। तो नरीमन में जो जहाज़ था, हेलीकॉप्टर था, उससे मैं टुकड़ी का नेतृत्व कर रहा हूँ नरीमन हाउस में और तुम देख लेना। फिर मैं देख रही थी, बच्चे छोटे थे, स्कूल थे। नरीमन हाउस में ऑपरेशन हुआ 28 को वो शहीद हो गए। तो मुझे तो नहीं बताया, मुझे यही बताया कि उनके सर में थोड़ा चोट लगी है और आपको देहरादून जाना लॉन्च में एक तलाशी अभियान के लिए तैनात एक आक्रमण दल के स्क्वाड कमांडर थे। 25 सितंबर 2008 को शाम 6:15 उन्होंने आतंकवादियों के एक समूह को देखा और उन्होंने रोकने के लिए तेजी से आगे बढ़े। इस प्रक्रिया में सारी शत्रुतापूर्ण गोलीबारी की चपेट में आ गए। निडर होकर उन्होंने आतंकवादियों पर हमला किया और उनमें से एक को मार गिराया। हम उसमें तो मैं साथ में ही थी, जोधपुर में यूनिट के साथ में। तो सब अच्छे चल रहा था। तो फिर थोड़े दिन में ऊपर चले गए, श्रीनगर में चले गए। तो बच्चे छोटे थे, एक छोटी वाली 2 साल की थी, बड़ी वाली 4 साल की। तो फिर उधर से ऐसे ऑपरेशन चलते रहते थे, इस बार 5 महीने 4 महीने से 13 दिन से। तो फिर जिस दिन ऐसा हुआ था उस दिन जैसे मेरे उससे पहले मतलब मुझे कॉल आई थी। जैसे कभी हफ्ते के लिए चले जाते थे, फिर कॉल नहीं आती थी क्योंकि फोन सब जमा हो जाते थे। तो उस दिन फिर उन्होंने बोला था मैं वहाँ जा रहा हूँ तो मैं तुमको कॉल नहीं करूँगा। तो उस दिन बता के गए थे। तो फिर तीसरे दिन मुझे मतलब ऐसे मेरे पास तो नहीं आया, यूनिट में आया होगा से मुझे तो बताया नहीं ऐसा हो गया। ये मेरे को बोला गया था कि उनके हाथ में चोट लगी है, आपको दिल्ली जाना पड़ेगा हॉस्पिटल। धीरे धीरे फिर वो सुबह पहले हो गया था कि हमको धीरे धीरे रात को ऐसे पता चला बच्चे को छोड़ गया। तो वैसे हमको बुला के कि हम चले आ गए थे, गाँव ले गए थे। तो गाँव में सब जैसे बच्चे तो उसमें बहुत छोटे थे, सब कुछ गाँव में ही हुआ, जो हमारा कचरा गाँव है वहाँ पे हुआ।
मान लीजिए आपके यहाँ का कोई धार्मिक फंक्शन होने वाला है, आप किसी अन्य लोगों को इनवाइट करिए। मैंने यहाँ पे पूरी अग्रवाल फैमिली को इनवाइट किया कि आपको आकर के हमारी भोजनशाला संभालनी है। उनको भी अच्छा लगा, उनको भी एक नई चीज़ देखने को मिली, उनको भी एक नया धर्म की नई परिभाषा, एक कल्चर समझने को मिला। हम ऐसे ही जब कभी भी जिस भी समुदाय, जिस भी शहर, जिस भी नगर में रहते हैं, वहाँ के दूसरे संप्रदाय के लोगों को भी बुला करके अपने प्रभु की यात्रा सेवा में जब सहयोग की भावना से खुद अपील करेंगे, फिर आप देखिए कि कैसे गजब का हम एक ऐसा प्रभाव छोड़ेंगे भारत के अंदर कि जो अभी अपने अपने में स्वार्थी और सेल्फिश और वायर फैमिली या वायर रिलीजियस स्टेशंस पे हम जा रहे हैं, इसको हम मिक्स कल्चर करके करेंगे, मजा आ जाएगा। हम अच्छी भाषा, अच्छे सब जहाँ से भी अच्छा बटोर सकते हैं, उसके हमको एक बहुत अच्छी संयोजना बनानी पड़ेगी और भारत का एक नया चेहरा हमको भारत के नए युवा को दिखाना पड़ेगा। एक्चुअल में अभी जो मीडिया वल्गर कंटेंट शो कर रहा है, उससे हमारे बच्चे भ्रमित होकर के कहीं और जा रहे हैं, क्योंकि हमारा आइडियल जो है वो बदल गया है। हमारा आइडियल जिसको हम स्क्रीन पर देखते हैं, वो सिर्फ पैसा लेकर के जो शो करता है, उससे रियल लाइफ में बहुत अंतर है। तो हम अपने कल्चर को बचाने के लिए देशभक्ति की बहुत अच्छी मूवी बना सकते हैं। जब हमने बॉर्डर बनाई, जब हमने दूसरी और भी फिल्में बनाई, तो उससे हमको सीखने मिला। आप कभी भी देखिए जनगण मन अधिनायक, आज भी 15 अगस्त के दिन कोई भी गाता है, कोई भी धर्म का व्यक्ति हो, उसके अंदर से खून खौलता है कि मुझे अपने देश के लिए कुछ करना है। तो जो चीज़ एक दिन पैदा होती है, उसको हम 365 दिन अच्छे मीडिया के माध्यम से पैदा कर सकते हैं, ऐसा मैं मानता हूँ। सपाट और विशिष्ट बहादुरी का प्रदर्शन करते हुए उन्होंने युद्धाभ्यास किया और एक आतंकवादी को घायल कर दिया। दुर्भाग्य से वह आतंकवादी की गोली की चपेट में आ गए, जिनके कारण उन्होंने दम तोड़ दिया। कर्तव्य की पुकार से परे उनके कार्य और मातृभूमि के लिए सर्वोच्च बलिदान ने उन्हें अमर बना दिया। एक बार जोरदार तालियां उनके परिवार के लिए। माँ से कि घर आने के बाद तो अगर किसी ने इनवाइट भी किया है ना, चाची के यहाँ, बुआ के यहाँ, तो मुझे तो तुम्हारे साथ जाना है। मैं बोली घर में ये करना है, मुझे ये करना है। कोई नहीं, कर लो, 1 घंटे बाद जाऊँगा तो तुम्हारे साथ जाऊँगा। मैं बोलती थी खाना तो मैंने भी नहीं है, फास्ट यार दोस्तों के अलावा बस यार दोस्तों के साथ अकेला जाता था, बाकी कहीं मार्केट जाना है, कहीं नहीं, हर जगह कहीं भी जाना है तो साथ। मम्मी तुम चलोगे, इतना प्यार करते। मैंने तो कई बार कहा बेटा हमें डर लगता है, तो बोला बाबा कोई तो करेगा, तो फिर मैं क्यों नहीं। तुमने ऐसा क्यों ये भी कहा उसने मुझसे, नहीं अब बोला हमने, आपने उसको ऐसा क्यों करने दिया? मेरे को तो बोला, मैंने कहा था तो डरते क्यों, डेट तुम्हारी भी फिक्स है, डेट मेरी भी फिक्स है, कोई डरने का तो मतलब नहीं है। मैंने कहा तुम इतने खतरनाक ऑपरेशन मत किया करो, कोई तो करेगा, तुमने क्यों नहीं। उसके साथ के लोग बोलते हैं 19 को भी एक मिलिटेंट को मारा था उसने, अलग हटके बहुत जश्न मनाया। दिवाली तो एक भी बार नहीं मनाई ना उसने, एक भी बार दिवाली नहीं, एक ही दिवाली मनाई थी, वो भी ऐसे ही 2-3 दिन के लिए आया और फिर चला गया था। 8 साल एक बार दिवाली मनाई, तो अब की बार आने का था दिवाली पर बोले कि नहीं मम्मी मैरिड लोगों को भेजा जाता है ना, इसलिए मैरिड लोग गए हुए हैं और मुझे छुट्टी नहीं मिली है, पर टेंशन मत लो, बर्थडे पे धमाल करूँगा आगे बहुत तेज। तो बहुत अच्छे से बातें की ना, उसे ये बताया कि हाँ भाई वो ये चल रहा है, लड़ाई चल रही है कि क्या, कुछ नहीं, मुझे नहीं पता। हमने कहा तुम वीडियो कॉल करो, यार वीडियो कॉल नहीं, मैं बहुत जल्दी में हूँ, फिर दोपहर में करते हैं वीडियो। दोपहर ही नहीं आई कभी बेटा, वो दोपहर ही। आप लोग आर्मी को देखते हैं कि आर्मी डिफिकल्ट है, तो आर्मी में जो रहता है ना, वो देखता है कि पैरा बहुत डिफिकल्ट है। तो जिसने जो पैरा रेजिमेंट को ज्वाइन करा था, वो 9 पैरा एसएफ में कन्वर्ट हुआ था, और 9 पैरा सबसे एलीट फोर्स है। सीरियसली 1000 लोगों में एक बंदे का नंबर आता है जो उस चीज़ को क्लियर करता है। इट इज़ दैट टफ, इट इज़ मेंटली टफ, इट इज़ नॉट ओनली फिजिकली टफ, इट इज़ मेंटली टफ। मतलब आपको रात में सोने को नहीं मिलेगा, आपको कुछ भी टास्क मिलेगा, यू टू डू दैट। और वो उस चीज़ को क्लियर करिए। उसने जो ग्लेडिएटर ट्रॉफी जीती थी, एक मैं तो तीन, हाँ उसे वो
उसको मिला। ये ग्लैडिएटर, अगेन मैं ग्लैडिएटर का बताता हूँ। हमारे वहाँ पे एक कंपटीशन होती है जिसको 3 में होता है जो 6 टर्मर्स होते हैं, हम लोग जो अपने आखिरी टर्म में जाते हैं तो देयर इज अ कंपटीशन व्हिच इज कॉल्ड एज ग्लैडिएटर्स। उसमें ट्रॉफी मिलती है ग्लैडिएटर की। उसमें 3 इवेंट्स होते हैं। वन इज स्विमिंग, तो स्विमिंग इज फॉर 100 मीटर स्विमिंग विद कॉम्बैट्स। उसके बाद साइकिलिंग होती है विच इज 20 किलोमीटर साइकिलिंग, और 20 किलोमीटर साइकिलिंग के बाद अराउंड 25 किलोमीटर की रनिंग होती है विद बैटल लोड कंप्लीट। तो उसमें उसको कंप्लीट करना ही खुद में बहुत बड़ी बात है, और उसमें फर्स्ट आना तो उससे भी बहुत बड़ी बात है। मैं आपको बस वीडियो दिखाऊंगा उसका, म्यूजिक वाला। म्यूजिक का बता रहे थे। यस, उसको म्यूजिक का शौक था। मिल के गाते थे दोनों, फिर नीचे सुनाया। चलो मम्मी वो गाना सबसे ज़्यादा गाता तेरी मिट्टी में मिल जाए। कैप्टन शुभम गुप्ता ने मेरे साथ ही ट्रेनिंग करी थी, वो मेरा जूनियर था। मैंने 2013 में एकेडमी ज्वाइन करी थी, और उसने 2015 में एकेडमी ज्वाइन करी थी। तो मुझसे 2 साल जूनियर था। वो मेरी ही प्लेटून का था, हम लोग शिवाजी प्लेटून को बिलोंग करते थे। तो जब आपको ऐसी कुछ खबर मिलती है, उस ऑपरेशन में हमारे CTW जो इसमें मैं ट्रेनिंग करी हम लोगों ने, वहाँ से उस दिन उसी ऑपरेशन में 2 ऑफिसर शहीद हुए जो मेरे जूनियर्स थे। तो जब आपको ऐसी चीज़ पता चलती है कि आप वो दोनों या आपके ऑफिसर जिनके साथ अपने साथी जो थे, आपके जूनियर्स हो या सीनियर्स हो, अब वो दुनिया में नहीं हो, तो आपको ऑफकोर्स एक सेटबैक लगता है। क्योंकि आप वो फिर आप वो मेमोरीज रिकॉल करते हो। आप देखते हैं कि वो बंदा जो था वो प्लेटून में आपके साथ था, वो प्लेटून के लिए कितना उसने सब कुछ करा है, आप खुद दूसरों के लिए उसने कितना कुछ करा है, बट नाउ ही इज़ नॉट देयर। फिर आपको वो ये भी ध्यान आता है कि उसके पेरेंट्स और वो सब भी होंगे जैसे हमारे पेरेंट्स हैं, बट समवेयर ठीक है कि फौज या जो आर्मी की ट्रेनिंग इज लाइक दिस। वी नो कि जैसे हर किसी को किसी दिन जाना है, तो ये तो जो सिद्धांत है वो सभी सैनिकों के मन में और दिल में मेरे ख्याल से रहता ही है। बात जरूर बुरा जरूर लगता है, पर उस समय आपको यही रहता है कि हम लोग हमारा कर्तव्य अच्छे से करें, जैसे उस बंदे ने अपना कर्तव्य अच्छे से करा है। उसने देश के लिए जिस कार्य के लिए वो आया था और उसने वो चीज़ पूरी करी है, उसने अपना समर्पण दिया है देश के लिए, और सर्वोच्च बलिदान है जो कि आपका जान का बलिदान है, वो सर्वोच्च बलिदान है। तो उसने वो जो पराकाष्ठा पे जो चीज़ थी उसने वो अचीव करी है। तो हम भी बस यही सोचते हैं कि उसके जैसा हम कुछ कर पाएँ और अपना जो लक्ष्य है उसकी तरफ आगे बढ़े। मुझे इस मिट्टी की मैं देश नहीं मिटने दूंगा, ये देश नहीं मिटने दूंगा, ये देश नहीं झुकने दूंगा। सौगंध मुझे इस मिट्टी की मैं देश नहीं मिटने दूंगा, मैं देश नहीं मिटने दूंगा। मेरी धरती मुझसे पूछ रही कब मेरा कर्ज चुकाओगे, मेरी धरती मुझसे पूछ रही कब मेरा कर्ज चुकाओगे, मेरा गंबर मुझसे पूछ रहा कब अपना धर्म निभाओगे। जाने के बाद हम एक दिन तिरंगे में लिपटाते हैं, एक दिन एक गोली खा करके 2 गोली 100 गोली खा करके सैनिक मरता है, लेकिन उसका परिवार रोज मरता है, उसका परिवार रोज यादों में जीता है। अपने सैनिक, अपने पति का वो चेहरा देखती है, उसी फोटो को जब उसकी माँ देखती है, उसका भाई देखता है, उसका पिता देखता है, उसका पुत्र देखता है। सैनिक बॉर्डर पर, सेना पर एक बार मरता है, लेकिन सैनिक का परिवार प्रतिदिन मरता है उस पुत्र की याद में। वो माँ रोज मरती है कि 9 महीने गर्भ में इसको पाला था, कितनी पीड़ाएं सही थी, रात इसके लिए जगी थी, पूरी सैया इसने गीली करी थी, आज आग गीली कर गया। गर्व भी होता है, लेकिन मैं ऐसा मानता हूं कि सैनिक से ज्यादा सैनिक के परिवारों का दर्द होता है, और उस दर्द की भी पूर्ति करना हम सबकी और पूरे भारत के लोगों की जवाबदारी। अकेला थक जाए
साथी हाथ बढ़ाना, साथी हाथ बढ़ाना, साथी रे, साथी हाथ बढ़ाना, साथी रे, साथी हाथ बढ़ाना, साथी रे। इधर आ जाओ, इधर लगा, इधर आ जाओ भाई, ध्यान रखो ऊपर। अरे मैं भी नीचे रखो, जमा रहे निकालो। ये मदर भैया, हमारे मदर भैया जरा आइए सर, सर हमारे मदर भैया काम नहीं छोड़ पा रहे हैं। ताली बजा करके जब वो यहाँ से घर से गए थे छुट्टी काट के, तब उनको 13 मई को, क्योंकि 7 मई से कारगिल युद्ध स्टार्ट हो चुका था, और 13 मई को छुट्टी काट के वो यहाँ से गए, और 30 मई 1999 को उनकी शहादत हो गई, क्योंकि उनको 5 गोलियां लगी थी। और मेजर राजेश अधिकारी के साथ गए थे 30 मई को सुबह उनको 5 बजे। 27 मई को उनको यहाँ से भेजा गया था तोलोलिंग की चढ़ाई के लिए। इनको ये बताया गया था कि वहाँ पे बहुत आतंकवादी ज़्यादा है, तो इन लोगों ने 27 को चढ़ाई शुरू की थी, और 30 मई को सुबह से इनको गोली लग गई थी। उसी के उपरांत इनको सेना मेडल, मरण उपरांत सेना मेडल मिला था। जब इनकी शहादत हुई तब मैं 2 महीने गर्भ से थी। इनकी शहादत के 7 महीने बाद मेरी बेटी का जन्म हुआ, जो आज वो भी एसएसबी में जाने की तैयारी कर रही है। बेटी ने हिम्मत कैसे दिखाई? हाँ, मेरी बेटी को देखकर ही हिम्मत आई है, क्योंकि राजन जी का जज्बा और मेरी बेटी, क्योंकि राजन जी की तरह ही पूरी मेरी बेटी, उनका स्वरूप पूरा राजन जी का ऐसा लगता है कि वापस आ गया है। लेकिन वो बेटी है, तो बेटी तो माँ को अच्छे से समझती है। बेटी यही कहती थी कि मैं आपके साथ ही हूँ, और मुझे भी पापा की तरह, जो पापा का अधूरा सपना रह गया था, उसे मुझे पूरा करना है, क्योंकि मुझे भी सेना में जाना है, और अगर एसएसबी में उसका हो जाता है तो बिल्कुल वो सेना में जाएगी। 9th क्लास में एनसीसी ज्वाइन करी थी, तो उसके बाद जिंदगी के सारे फलसफे बदल गए। 9, 10, 11, 12 4 साल एनसीसी में रहा, तो लेफ्ट राइट पूरा मेरा लेफ्ट ही लाइफ हो गई थी। पैर पहले उठाना, हाथ पहले उठाना, पकड़ने का तरीका अलग होना, दरवाजा खोलना तो बाएं हाथ से ही खोलना, कभी भी कोई काम करना तो बाएं हाथ से काम करना। तो हाइट बहुत अच्छी थी, 5 फुट 11 इंच हाइट मिल गई, अच्छी हेल्थ मिल गई। तो बार बार ऐसा मन करता था कि देश के लिए जीना चाहिए। 2 ये ख्वाब थे, या तो एक अच्छा सैनिक बनने का या फिर अच्छा सिंगर बनने का। लेकिन वो ख्वाब में सैनिक बनने का ख्वाब तो नहीं मिला, लेकिन जब साधु जीवन स्वीकार किया तो पता चला कि ये भी एक सैनिकों जैसा ही जीवन है। जैसे सैनिक पूर्णतः अनुशासित जीवन, डिसिप्लिन लाइफ जीते हैं, ऐसे ये साधु जीवन भी है। आज सैनिकों को अपना गुरु भाई मान करके एक मंच पर लाने का मैं प्रयास कर रहा हूँ। मूवीज में देखते हैं कि सैनिक के हाथ में बंदूक है, ऐसा युद्ध हो रहा है, गोलीबारी हो रही है, लेकिन आज जब लाइव मंच पे आपने कहानियाँ सुनी, उनका चरित्र पढ़ा, उनकी शौर्य गाथाएं सुनी, उनके मुख से सुनी, उनको जाना, तो कैसा महसूस हुआ? देखिए, क्योंकि मैं एक एंकर हूँ और बहुत सारी चीज़ों को तैयारी करने का मुझे समय मिलता है कि मैं तैयार कर वो मंच पर आऊँ। लेकिन जब परमवीर चक्र विजेता योगेंद्र जी ने जब अपनी बातें कही और जो उन्होंने पूरी स्टोरी सुनाई कि एक सैनिक के साथ में क्या होता है, क्या क्या पल पल वो मतलब अपने अंदर में सोचता है, जब गोलियां चलती हैं लगातार, बंकर उड़ते हैं, तो वो जो फीलिंग्स थी वो सारी की सीरे अंदर मतलब हृदय में जाकर वो दस्तक दे रही थी कि वो किस तरीके का जीवन जीते हैं। और ये अद्भुत था, बहुत ही अद्भुत था, रोमांचक भी था। क्योंकि फिल्मों में ज़रूर हम देखते हैं कि वो जितना सिनेमैटिक होता है सारा चीज़ें, लेकिन वो दरअसल में वैसा होता है। उन्होंने बताया ना कि जब आप किसी का सर उड़ता हुआ देखते हैं लेकिन धड़ चलता है, तो जब वो बता रहे थे ना तो बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि हम उन पलों को जी रहे हैं। और कहते हैं ना, साधुओं का जीवन और सैनिकों का जीवन एक समान होता है। तो आज इस मंच के माध्यम से साधु और सैनिक दोनों को देखने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ, उनको श्रवण करने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ। इस हेतु पुनः भी आपका विनम्र वाणी परिवार को मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ कि तभी वो साधु अपने उस कल्पनाओं को पूर्ण कर सके और वो सैनिक, अभी आपने जो परमवीर चक्र देखा है ना, उस चक्र के अंदर 4 एक निशान बने हुए हैं, वो एक साधु की निशानी है।
दधीची का वो वज्र, दधीची की हड्डियों से बना हुआ वो वज्र का निशान उस मेडल के अंदर अंकित है। ये इस तरह का शौर्य, पराक्रम और वीरता की पराकाष्ठा को पार करने वाला ये मेडल है। और ये एक ऐसा अनुभूति दिलाता है कि ये सच में ये भारत का एक अलौकिक वीरता शौर्य वाला देश, और इस देश में हम पैदा हुए, इससे बड़ा सौभाग्य नहीं हो सकता है। क्योंकि ये देश की मिट्टी जप की, तप की, ज्ञान की, विज्ञान की, पुरुषार्थ की, परमार्थ की, वीरों की, वीरांगनाओं की धरती है। और इस धरती पर मनुष्य के रूप में जन्म लेना शायद 100 जन्मों का पुण्य रहा होगा, तब हमें ये भारत मां का गर्व मिला है। जैन धर्म के अनुसार देश धर्म या राज धर्म क्या है? सबसे पहले राष्ट्र धर्म है। इतिहास गवाह है कि जितने भी राजा हुए हैं, आप जयपुर के भामाशाह को देख लीजिए, महाराणा प्रताप के जीवन की रक्षा करने के लिए उन्होंने अपनी पूरी संपत्ति दान में दे दी। आप चंदेल राजा को देखिए, आप खारवेल को देखिए, कलिंग जिन का इतिहास देखिए, इतिहास भरा पड़ा है। हमारे इस सृष्टि के प्रथम पुरोधा महाशिव प्रभु आदिनाथ स्वामी ने ही जब षटकर्म की व्यवस्था रखी, सबसे पहले उन्होंने असी मतलब तलवार की ही रक्षा करी। उन्होंने पहला उपदेश दिया परित्राणाय साधूनाम, कि सज्जन पुरुषों की रक्षा करने के लिए अब वो काल है कि हमको हाथ में तलवार भी उठानी पड़ेगी। और हमारे यहाँ तो आगम ग्रंथों में क्षुल्लक तक को विधान दिया गया है कि अगर धर्म के ऊपर कोई आपत्ति आती है तो क्षुल्लक भी तलवार उठा सकता है अपने कोमल वस्त्रों को छोड़ करके। इससे स्पष्ट परिलक्षित होता है कि राष्ट्र धर्म से ऊपर किसी साधु के लिए कोई धर्म नहीं है। पहले हम अपने भारत के लिए जिएंगे, फिर उसके बाद अपने लिए जिएंगे, और फिर अपनी संपूर्णता को प्राप्त करने के बाद पूरे देश को अवदान देने के लिए पूरा जीवन जिएंगे। इवेंट्स आपने करे होंगे, बट इसको ऑर्गेनाइज करने में, इसको प्लान आउट करने में कैसा आपको फील? ये इवेंट ये डिफरेंट है, ये हम किसी और इवेंट से कंपेयर नहीं कर सकते इसको, बिकॉज जो फील इसमें आती है वो इनर पीस आती है, इनर प्राउड आता है कि आप जिस कॉज के साथ जुड़ रहे हो उस कॉज की एक वाइब बहुत बड़ी है और वो सब तक जा रही है। बीइंग रिलीजियस फैमिली से आते हैं तो हम नॉर्मली सिर्फ उन्हीं कार्यक्रमों में फंस के रह जाते हैं, बट यहाँ आपको देश से जुड़ने का मौका मिल रहा है और ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। तो यस, ये एक बहुत बड़ा प्राउड मोमेंट है मेरे लिए। Any challenges you face? चैलेंजेस अगर नहीं है तो शायद हम आगे बढ़ ही नहीं सकते। चैलेंजेस थे बिकॉज यहाँ पर जो लोग हम जिनका सम्मान कर रहे थे वो डिसिप्लिन की मिसाल है, उनसे आगे डिसिप्लिन हो नहीं सकता है। तो उनके लिए एक डिसिप्लिन कार्यक्रम को ऑर्गेनाइज करना और उसको जैसा हमने सोचा वैसा करना हमारे लिए बहुत बड़ा एक चैलेंज था, और पूरी टीम ने जो सपोर्ट दिया है उसने इसको, मुझे प्राउड हो रहा है कि हमने उसे पुल आउट किया और वो डिसिप्लिन के साथ पुल आउट किया। भगवान, हमें तो सैनिक नहीं बनना है, लड़ाई नहीं करनी, बंदूक नहीं उठाना, किंतु फिर भी देश की सेवा करनी है। आप बताइए हम कैसे कर सकते हैं? आप बंदूक मत उठाइए तो आप कलम उठाइए, कलम से अच्छे लेख निकालिए। संस्कृति के बदलाव लाने के लिए अच्छे जितने भी इंजीनियर्स हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हैं, अगर ये भी देश की रक्षा करना चाहते हैं तो बहुत अच्छी बात कर सकते हैं। नेशनलिटी की बहुत सारी बातें आप व्हाट्सएप में भेजिए, ऐसे रील्स बनाइए, ऐसा इंस्टाग्राम फेसबुक में अपने भारत के प्रति ऐसे भाव विचार रखिए, समृद्ध भारत की वो तस्वीर दिखाइए। अभी सिर्फ दंगाएं दिखाई जाती हैं क्योंकि भारत की पॉलिसी है वो अलग तरीके से दो चीजों को, दो लोगों को भिड़ा करके राज करने की कोशिश करता है, तो उसी के सीन दिखाए जाते हैं। एग्रीकल्चर दिखाइए, उस तरह की ऑर्गेनिक फूड्स का कंस्ट्रक्शन दिखाइए कि कैसे नदियों को साफ करने के बाद नदियां कहां से होकर के जाती हैं, उनको किसको सुख मिलता है। ऐसी बहुत सी चीजें हैं। जी देखिए, इसके माध्यम से हम एक नया संदेश हम आपको देना चाह रहे हैं, इको फ्रेंडली। इसमें हम आपको मिट्टी है, खाद है, बीज है, और एक ये जो पॉट है,
पॉट है, पॉट को टांगने के लिए भी हमने आपको एक आइटम दिया हुआ है। इसमें वॉल हैंगिंग है इसमें। आप इसमें बीज लगाएंगे, खाद डालेंगे, इसके बाद में जब ये पौधा उत्पन्न होगा तो आपको विनम्र वाणी की परिवार की याद तो आएगी। प्रकृति का और स्वच्छता का एक संदेश हम इस माध्यम से आपको दे रहे हैं। होममेड कुकीज है, होममेड कुकीज भी, होममेड कुकीज है, वो भी हम आपको दे रहे हैं। बहुत बढ़िया सर, अपने दायित्व से कभी पीछे नहीं जा सकते। गुरुदेव स्वयं चाहते थे एक ऐसा सैनिक सम्मान समारोह उनकी ही उपस्थिति में। मैं खुद चाहता था, मैंने गुरुवर से कहा कि गुरुवर हम आयतनों के लिए बहुत करते हैं, हॉस्पिटल भी देते हैं, हम विद्यालय भी खोलते हैं, मंदिर निर्माण भी करते हैं, लेकिन राष्ट्र के लिए भी करना चाहिए ना अपन को। आचार्य जी ने बड़े उत्साह के साथ कहा था, भूमिका बनाओ, हम तैयार हैं, हम भी तो फौजी हैं। जब ये गुरुवर ने ऐसे शब्द कहे तब लगा कि इस बात को आकार दिया जा सकता है, और उसके बाद ही मेरा गुरु के साथ वियोग हो गया। गुरुवर इंदौर में रुक गए और मुझे खातेगांव जाना पड़ा। छोटा सा गांव था, कोरोना था, इसलिए आयोजन वहां पे कर नहीं पाया। खजुराहो में जब हमने पहली बार सैनिक सम्मान समारोह किया, ये हमारी स्वयं की खुशी के लिए है। किसी सैनिक को भारत का कोई आदमी कुछ नहीं दे सकता। वो अपने आप में इतना डिपेंडेंट है, जैसे साधु अपने आप में डिपेंडेंट है कि हमको कोई दुनिया से किसी से मतलब नहीं है। एक फौजी को भी कोई संसार का व्यक्ति कुछ नहीं दे सकता, लेकिन करीब से देखने का एक अपना सुख होता है। शत्रु से कह दो जरा सीमा में रहना सीख ले, ये मेरा भारत अमर है, सत्य कहना सीख ले। भक्ति की इस शक्ति को बढ़कर दिखाना चाहिए। मैं रहूं या ना रहूं, भारत रहना चाहिए। तुम रहो या ना रहो, भारत रहना चाहिए। इनके अंदर में ये बात नहीं है, किसी के अंदर भी नहीं, कि यार मैं आगे हो जाऊं, मैं पीछे हो जाऊं, किसी को पीछे कर दूं। वो संजीव भैया अगर आपको वहां दिखाई दे रहे होंगे ना, वो पीछे सावधान ऐसे खड़े रहेंगे। मुख्य संयोजना पूरी विनम्रवाणी परिवार के जो 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 जिसको बोलते हैं ना, जो आधार स्तंभ है, वो वहां खड़ा है। वहां 2 दिन में वो व्यक्ति एक बार भी मंच के अंदर नहीं चढ़ा। ये होता है समर्पण। नाम पद प्रसिद्धि की नहीं कामना है, धर्म प्रभाव ना करे, यही भावना है, और यही भावना रहना चाहिए। आपके गुरु आचार्य विद्यासागर जी महाराज यही सिखा के गए हैं। सैनिकों के बारे में मेरे गुरुदेव हर बार एक ही बात कहते थे कि हम लोगों से भी वो गुरुदेव कहते थे कि आप जब कभी भी जो भी साधना करते हैं, वो उसका 6वां हिस्सा आपकी साधना का, आपकी तपस्या का, आपके उपवास का सीमा में सुरक्षा करते हुए उन सैनिकों को जाता ही है। सोचिए, उनके बारे में भी गुरुदेव ने 20 बार 50 बार इस बात को हम लोग को समझाया कि जब कभी भी राष्ट्र निर्माण की बात आएगी, सबसे पहले व्यक्तित्व निर्माण में हमको सैनिकों को सबसे आगे रखना पड़ेगा। अभी भी मतलब पिछली साल का मुझे याद है कि जब हमने 4 सैनिक परिवारों की बेटियों को पढ़ाने के लिए, जब एजुकेशन के लिए पूरे खर्च दिए, उस वक्त मुझे इतनी खुशी हुई कि मैं पैसा किसी के काम आया। और आज मैं गुरुदेव के उन विचारों से ही प्रभावित होकर के जब मैंने सैनिक सम्मान समारोह रखा, तो गुरुदेव ने जब इसकी अनुमोदना करी, उसका नाम दिया, हम पूरे जीवन भर अपने भारत के लिए, भारत के सैनिकों के लिए जो हमसे करते बनता है हम कर पाएंगे। जबलपुर में गुरु से दीक्षा पाकर विनम्र सागर गुरुदेव आए। विनम्र सागर की विनम्र वाणी हर एक मन को भाने लगी है। विनम्र सागर की विनम्र वाणी हर एक मन को
तो भाने लगी है, जिसने भी इसका पार किया उसको दुनिया ये सारी मिटाने लगी है। विनम्र सागर की विनम्र हर एक मन को हमें बहुत अच्छा लगा जो सब लोगों ने इतनी मेहनत करी हुई है और सब लोगों ने इतना सम्मान दे रहे हैं। मतलब सिविल में हमें लगता है कि फर्स्ट टाइम हमारे साथ ऐसा हुआ कि जो सिविल जो लोग बाहर के लोग, अदरवाइज सिर्फ हम यहाँ तक सीमित है कि हमारी आर्मी हमें जानती है और हम लोग आर्मी को जानते हैं। बाकी फर्स्ट टाइम हमारे साथ ऐसे हुआ कि जो हमारे साथ ऋषि भी जुड़े, मुनि भी जुड़े, देशवासी भी जुड़े, सिविल भी है, सब लोग हैं। एक हस्बैंड की सहदर्दी, लेकिन मुझे देशवासियों के 100 भाइयों के कंधे, 100 भाइयों के हाथ खड़े हैं, उनके लिए मैं उनका आभार, उनको नतमस्तक प्रणाम करती हूँ। और उनकी ताकत की वजह से हम आज आप लोगों के बीच में और यहाँ पे मुनि जी का आशीर्वाद लेने मिला, उनका आशीर्वाद दिया उन्होंने हमें, और उनकी इतनी अच्छी वाणी सुनी, बहुत मतलब हमें बहुत अच्छा लगा। एंड आई होप हम एग्जाम्पल बने दूसरी कम्युनिटीज़ और दूसरे ग्रुप्स के लिए कि वो भी इस फुटस्टेप्स पे जाएं और जो हमारे देश को बचाते हैं हम उनको सम्मान देकर उस ऋण को थोड़ा सा चुका पाए। भारत की वसुंधरा में अब नए नए राम रोज पैदा हो रहे हैं। हर युग में जब महाभारत में ये बात लिखी है, संभवामि युगे युगे, तो इस युग के राम ने सैनिकों के रूप में भारत की वसुंधरा को बचाने वाले, भारत की अस्मिता और मां भारती की रक्षा करने वाले ये सारे सैनिक और अंदर गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज के जैसे ऐसे नव दिगंबर साधु संत जो तन से और मन से भी दिगंबर हैं, जिन्हें ना अगले पल की चिंता है, जिन्हें ना कल की चिंता है, वे मां जनता के कल्याण के लिए कैसे निर्द्वंद होकर के पूरे विश्व को शांति का उपदेश दे रहे हैं। दुनिया में सिर्फ 2 लोग दिखाई देते हैं, सीमाओं पर खड़ा हुआ वे सैनिक जो राम के रूप में है और ऋषियों के रूप में यहाँ पर संत और भगवंत विराजमान है। यह कारिका परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। श्री विनम्र सागर जी महाराज के मंगल सानिध्य में हमारे राष्ट्र प्रहरियों का सम्मान 10 और 11 अगस्त दोपहर 1 बजे से दलाल बाग छत्रपति नगर इंदौर में विनम्र वाणी द्वारा आयोजित वीरोदय सैनिक सम्मान समारोह। मुख्य अतिथि परमवीर चक्र सम्मानित ऑनरी कैप्टन योगेंद्र सिंह यादव। आइए और साक्षी बनिए इस ऐतिहासिक कार्यक्रम के। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। परम पूज्य राष्ट्रीय संत आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज के शिष्य मुनि श्री 108 विनम्र सागर जी महाराज ने इंदौर में वीरोदय कार्यक्रम का आयोजन किया। वीरोदय कार्यक्रम में परमवीर चक्र से सम्मानित योगेंद्र सिंह यादव सहित 50 सैनिक परिवारों को विशेष रूप से सम्मानित किया गया। वीरोदय की शुरुआत साल 2023 में खजुराहो में की गई थी, जहां राष्ट्र सेवकों का सम्मान करते हुए राष्ट्र के प्रति उनकी सेवा और समर्पण को सराहा गया। इस साल इंदौर में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें एक बार फिर राष्ट्र प्रेम और समर्पण की भावना को जन जन तक पहुंचाने का संकल्प लिया गया। इस मौके पर मुनि श्री 108 विनम्र सागर जी महाराज ने अपने उद्योन में गुरुदेव आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज के राष्ट्र निर्माण के संदेश को साझा किया और लोगों से राष्ट्र प्रेम और सेवा का संकल्प लेने का आह्वान किया। एक विचार रखना चाह रहा हूँ सबके सामने यहाँ पर ये बात मैं रखना चाह रहा हूँ। जैसे योगेंद्र सिंह जी यादव और महाराज जी ने अपने प्रवचन में कहा
कि एक शहीद जब व्यक्ति हो जाता है तो उसमें जरूरी नहीं है कि उसको आर्थिक सपोर्ट ही चाहिए है। त्योहार के समय पर उसको लगता है कि हमारे परिवार का बेटा चला गया, हमारे परिवार का पिता चला गया है, तो आज एक मन में ऐसा आया कि क्यों ना हम विनम्र वाणी के परिवार जहाँ जहाँ भी हम जिस जिले में हैं वहाँ उस जिले में इनकी वेलफेयर सोसाइटी या जहाँ कैंट है हम वहाँ कैंट में जाएं और उनसे पूछें कि ऐसे कौन से शहीद परिवार हैं जिनके यहाँ सिर्फ एक व्यक्ति था और वो शहीद हो गया, और उस परिवार में यदि कुछ नीड हो तो हम उस त्योहार पर जाकर के उनकी वो नीड पूरी कर दें। बिल्कुल। बच्चों के लिए हमको स्टेशनरी देना है तो स्टेशनरी दे दी, राशन की आवश्यकता है तो हमने राशन उपलब्ध करा दिया, और हमने कहा यदि कोई नीडी परिवार नहीं भी है तो भी हम विनम्र वाणी के 4-5 लोग इकट्ठे होकर के गए और दीपावली पर एक मिठाई का डिब्बा उनको दे करके आ गए और बिल्कुल आ जाते हैं। और जिनका जिससे व्यक्तिगत अटैचमेंट हो गया, जैसे मधुर भाई ने बताया अभी कि वो हम यदि व्यक्तिगत अटैच में रहेंगे तो उनसे ये कह सकते हैं आप नेक्स्ट ईयर भी कार्यक्रम में आए, कार्यक्रम बिल्कुल आइए। सम्मान हम भले नहीं करेंगे, सम्मान नहीं करेंगे, लेकिन आसपास का जो जगह है जो सैनिक भाई घूमेंगे उसमें आप फोन करवाएंगे उनके साथ, सैनिक फैमिली के साथ। उनका 100% मन था। 10 महीने मैक्सिमम है और इस बीच में हमारे पास टाइम मिल गया है। अब हमें पता है कि हम क्या कर चुके हैं 2 बार, हमें इस बार क्या नया करना है, कैसे हम अपने आप को आगे बढ़ा सकते हैं। तो बहुत बढ़िया टाइम मिला है और शायद इससे अच्छा मौका नहीं है कि हम नेक्स्ट वाले को उस ऊंचाइयों पे लेके जाएं जहाँ पे शायद गुरुजी ने सोचा था। अभी हम धीरे धीरे उसी तरफ बढ़ रहे हैं, हर बार हम अपने आप को अपने जो पिछला करा उससे हम बेटर कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि अपन धीरे धीरे अपन इस चीज़ पे वर्कआउट करेंगे तो अपन लोग वहाँ पहुँच सकते हैं जो गुरुजी का विजन है।